नमस्कार। स्वागत है आपका इस बैच में। पोएट्री का दौर चल रहा है और इस पोएट्री की सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक विक्टोरियन पोएट की जिसका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट है और ऑलमोस्ट टाइम जो रहा है क्वीन विक्टोरिया का उसको कवर किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। जन्म इनका हुआ है 1809 में और डेथ इनकी हुई थी 1892 में। तो करीब करीब जो है 90 वर्ष की लाइफ है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। पहला क्वेश्चन ये है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस एज से बिलोंग करते हैं, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते हैं। जैसे उनका जन्म विक्टोरियन एज में ना होकर के रोमांटिक एज में हुआ था 1809 में, तो रोमांटिक एज ही चल रहा था, तो जन्म रोमांटिक एज में हुआ है और डेथ 1892 की है। और अगर हम इनके पोएटिक करियर की बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिगेन हिज करियर एज अ पोएट ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने करियर की शुरुआत जो है कर दी थी। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम का तो 1827 का है, राइट। 1827 में इनकी एक पोयम पब्लिश हुई थी स्कूल में ही और उस पोयम को जो है इनको जो है चांसलर मेडल अवार्ड मिला था 1827 में ही, राइट। और उस पोयम का नाम था पोयम्स बाय टू ब्रदर्स, राइट। तो वो कौन सी पहली पोयम थी इनकी? वो पोयम थी पोयम्स बाय टू ब्रदर्स। यद्यपि इसका टाइटल यही था कि दो भाइयों ने मिलकर के लिखी थी, लेकिन फैक्ट ये था कि 3 भाइयों ने मिलकर के लिखा था। पोयम्स बाय टू ब्रदर्स टाइटल है और लिखा उसका 3 लोगों ने मिलकर के था, वो थी पोयम्स बाय 3 ब्रदर्स इन फैक्ट। क्लियर? तो ये मामला था करियर के उनके स्टार्टिंग का। ही स्टार्टेड हिज करियर ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, लेकिन इनका करियर पीक पर नहीं पहुंचा रोमांटिक पीरियड में। एक्चुअली 1843 में 1843 में जब टेनिसन का करियर अपने पीक पर था और ये पीरियड भी विक्टोरियन पीरियड शुरू हो गया था, लेकिन 1843 में इंग्लैंड के जो पोएट लॉरियट थे रॉबर्ट सदे, उनकी डेथ होती है, राइट। रॉबर्ट सदे पोएट लॉरियट थे इंग्लैंड के रोमांटिक पीरियड में। (1813) में ये पोएट लॉरियट बने थे एंड ही died in 1843, so he remained poet laureate for 30 years. 30 साल तक वो पोएट लॉरियट रहे और जब उनकी डेथ हुई 1843 में तो पोएट लॉरियट वर्ड्सवर्थ को बना दिया गया और वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में। तो ये जो 7 साल था ये पोएट लॉरियट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियट थे 1843 से 1850 तक और उसके बाद 1850 में डेथ हो गई वर्ड्सवर्थ की और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में पोएट लॉरियट बनाया गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरियट बनाया गया और ये
अपनी पूरी जिंदगी 1892 तक पोएट लॉरिएट बने रहे। 1850 में बनाया गया और अगले 42 इयर्स तक जो है पोएट लॉरिएट बने रहे। और पोएट लॉरिएट बनने के पहले भी इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स पब्लिश हो चुकी थी, पब्लिक लाइट में थे, बहुत लोग इनको जान भी गए थे। और 1850 में जब पोएट लॉरिएट बने उसके बाद भी इनकी बहुत सी पोएम्स पब्लिश हुई और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही केप्ट ऑन राइटिंग पोएम्स। पोएम को ही लिखते गए अपने जो है जीवन पर्यंत, जिसको आप कहेंगे थ्रू आउट हिज करियर लाइफ जो है वो पोएम लिखते गए। तो ये उनकी शॉर्ट में बायोग्राफी है। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था आर्थर हेनरी हालम। कौन था फ्रेंड? फ्रेंड का नाम था आर्थर हेनरी हालम। और ये इनका फ्रेंड भी था और इनका होने वाला ब्रदर इन लॉ भी था, राइट। यही बात इंगेज्ड विद टेनिसन्स सिस्टर, इंगेजमेंट भी उसकी हो चुकी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, सॉरी आर्थर हेनरी हालम की इंगेजमेंट हो चुकी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के सिस्टर के साथ। लेकिन होता यह है कि शादी नहीं हो पाती है और शादी से पहले ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो ये फ्रेंड हैं इनकी डेथ हो जाती है, राइट। इनकी डेथ हो जाती है आर्थर हेनरी हालम की। और फिर आर्थर हेनरी हालम के मेमोरी में ही ये एक पोएम लिखते हैं और उस पोएम का नाम है इन मेमोरियम, राइट। पोएम का नाम क्या है? इन मेमोरियम, जो इन्होंने आर्थर हेनरी हालम के मेमोरी में लिखी थी। ठीक है। इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हालम। और इस पोएम की पूरी टाइटल थी इन मेमोरियम AHH, ये थे टाइटल, इन मेमोरियम AHH आर्थर हेनरी हालम। और इस पोयम पर उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया था, राइट। आर्थर हेनरी हालम की डेथ 1833 में हो गई थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल के थे। एंड द पोयम इज अ मेमोरी ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम was written at intervals between 1833 and 1850, 1833 से लेकर के और 1850 तक वो इस पोयम पर काम करते रहे। मतलब 17 वर्षों तक वो इस पोयम पर काम करते रहे और 1850 में इन मेमोरियम सॉ द डे लाइट, इन मेमोरियम 1850 में छप करके आई, फिर जो है पब्लिश होकर के आई 1850 में। एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन द पोयम ऑन द कलेक्शन इन मेमोरियम फॉर अराउंड 17 ईयर्स, लगभग 17 वर्षों तक वो इस पोयम पर काम करते रहे। लगातार नहीं, रुक रुक करके काम करते रहे, इंटरवल पर ब्रेक ले ले करके इस पोयम पर काम करते रहे। जब भी याद आती रही होगी तब भी उस पर वो कुछ लिख देते रहे होंगे। और इस तरह से अगर हम इस इन मेमोरियम के जानर की बात करें तो ये इन मेमोरियम जो है एक एलिजी है, राइट। क्या है? इन मेमोरियम इज एन एलिजी
ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम। और एलिजी क्या होती है? एलिजी इज अ पोयम, पोयम लिरिकल पोयम होती है, और दैट इज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समबडी, जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। और जब डेथ पर लिखी जाती है तो पोएट किसकी बात करता है एलिजी में? पोएट बात करता है मोर्टालिटी की, इमोर्टालिटी की बात करता है, इम्परमानेंस की बात करता है, ट्रांजिएंस ऑफ टाइम की बात करता है। समय नश्वर है, समय जो है बहुत परिवर्तनशील है, कोई आदमी अमर नहीं है। ये सब एलिजी के विषय होते हैं। और इनकी जो पोयम है इन मेमोरियम, उसका भी विषय यही है। इट इज नॉट वन पोयम बट a series of short poems reflecting the poet's varying moods of grief over a period of 17 years. Right? पोएट के ग्रीफ पीरियड जो लगभग 17 साल का है, उस पर रिफ्लेक्शन है ये, उसी पर ये एक पोयम है। एक पोयम नहीं है बल्कि क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ पोयम है। इट हैज टू स्ट्रेन्स, दो स्ट्रेन्स है। एक स्ट्रेन तो वो है जो बिल्कुल पर्सनल है, ऑन दी, और जो दूसरी है वो यूनिवर्सल है। जो पर्सनल है वो सब टी.एस. एलियट, जो सर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड की बात करती है, और जो यूनिवर्सल है वो डेथ या इमोर्टैलिटी या मोर्टालिटी एज अ होल पर बात करती है, जो कि यूनिवर्सल है। तो एलिजी के हमेशा दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक पर्सनल और एक यूनिवर्सल, और वही पर्सनल और यूनिवर्सल स्ट्रेन यहाँ पर भी इस पोयम में टेनिसन ने दिखाया है। राइट, which keep merging one into another. The poet's grief for his dead friend and his desire to meet him in the flesh is gradually transformed into a sense of mystic or spiritual union, a realization, that is to say, that Harlem has become one with nature and God, and Tennyson can find him everywhere. Harlem is now omnipresent. Harlem has been unified into one, और वो नेचर और गॉड है, और जिसको कहीं पर भी पाया जा सकता है। राइट, और ओमनी प्रेजेंट हो गया है, यूबिक्यूटस है, मतलब उसको हर जगह टेनिसन देख भी पा रहे हैं। राइट, पहली पोयम जो उनकी यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, वो भी एक एलिजी ही है, जो कि इनकी फ्रेंड की याद में ही लिखी गई थी, और उस पोयम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दो पोयम्स टेनिसन की हमारे सिलेबस में है, एक तो ब्रेक 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 है, और दूसरी पोयम जो है वो है यूलिसिस, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पहले हम ब्रेक 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 की बात कर लेते हैं, और फिर हम यूलिसिस की बात करेंगे। ब्रेक 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 एक लिरिकल पोयम है, एक लिरिक है। राइट, 1835 में लिखी गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हालम। 1835 में लिखी गई थी, लेकिन ये पब्लिश हुई 1842 में। राइट, 1835 में लिखी गई और 1842 में ये पोयम छपी थी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। राइट, द पोयम वाज रिटन 2 years after the death of his friend आर्थर हेनरी हालम। राइट, आर्थर हेनरी हालम के मौत के 2 साल बाद ही इस पोयम को उन्होंने लिखा था। क्लियर, और ये पोयम भी अपने आप में एक एलिजी है, जैसे कि हमने आपको बताया। राइट, बहुत सारे एलिजियाइक पोयम्स उस दौरान जो है लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो दिस पोयम इज आल्सो एन एलिजी। एलिजी क्या होता है आप जानते हैं। An elegy is a poem of serious reflection, especially one mourning the loss of someone who died. Right, एक elegy है because the poem's speaker laments the death of a close acquaintance. Most readers read
break, break, break is an elegy on the death of Arthur Henry Hallam. Break, break, break is an elegy on the death of Arthur Henry Hallam, published in जो है 1842. The poem is often and alongside Tennyson's In Memoriam AHH. पोयम में अभी आपको पढ़ करके सुनाता हूँ. पोयम में वो किस किस की बात करता है. पोयम में ही टॉक्स अबाउट लॉस एंड impermanence. He talks about loss and impermanence. राइट. द स्पीकर जो है ब्रेक 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 का, वो किसकी बात करता है. फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ की. और पोएम जो है शुरू ही होती है एक फिगर ऑफ स्पीच से. और जो फिगर ऑफ स्पीच यहां पर है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये 3 बार एक ही वर्ड का प्रयोग हुआ है. और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक ही शब्द रिपीट होता है बार बार, तो उस रिपीटेड फिगर ऑफ स्पीच को बोला जाता है एपिज्यूक्सिस. क्या बोला जाता है. EPIZEUXIS. राइट. XIS. Epizeuxis. Right. Epizeuxis is a figure of speech एक फिगर ऑफ स्पीच होता है और इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन इमीडिएट सक्सेशन. In which a word or phrase is repeated in immediate succession. इसको बोलते हैं एपिज्यूक्सिस. एंड द पोएम की जो टाइटल है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, वो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपिज्यूक्सिस. राइट. एपिज्यूक्सिस का ये एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है. राइट. ऐसे ही हैमलेट में एक डायलॉग है. हैमलेट बोलता है वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स. And this is also an example of epiglottis. So the beginning of the poem is rhythmically intense as the speaker repeats the word break to create a line of 3 stressed syllables in a row. This repetition is an example of epiglottis. This relentless rhythm builds a startling opening that is reminiscent of the sound of powerful waves crashing over the rocks on a shoreline, the exact thing that the speaker focuses on in the first stanza, calling out the sea and telling it to break upon the nearby stones. Right? चलिए पोएम खोल लीजिए और फिर पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं पोएम में और क्या चीजें हैं जो बताने वाली हैं. एक तो ओपनिंग लाइन ही इंपॉर्टेंट है, वो हमने बता दिया. और एक इसके बाद की लाइन ब्रेक 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 ओ कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. सेकेंड लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपिस्ट्रॉफी. राइट. इन द सेकेंड लाइन द फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज बीन यूज्ड इज एपिस्ट्रॉफी. एपिस्ट्रॉफी क्या होता है.
एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू समथिंग। क्या होता है एपिस्ट्रॉफी? एक डायरेक्ट एड्रेस होता है टू समथिंग नॉन लिविंग। जैसे कि शैली बुलाता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वैसे यहाँ पर टेनिसन का है, ओ जो है, और ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। यहाँ पर वो समुद्र का आह्वान करता है, और जहां पर वो समुद्र का आह्वान करता है, जहां पर उसको इन्वोक करता है, वो लाइन कौन सी लाइन है? वो लाइन है अपस्ट्रॉफी की। तो पहली लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच, दूसरे लाइन में दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। Clear? Break, break, break is metrically complex since it strays from convention in its use of rhythm. आइए, कोल्ड ग्रे स्टोन क्या है? राइट, कोल्ड ग्रे स्टोन बताता है कि द ओनली थिंग रीडर्स हैव बीन टोल्ड अबाउट इट इज दैट वेव्स आर ब्रेकिंग ऑन कोल्ड ग्रे स्टोन्स। समुद्र की जो वेव्स हैं वो आकर के टकराती हैं स्टोन से, और जब स्टोन से टकराती हैं तो वो ब्रेक कर रही हैं। उसी को बोलता है ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। और फिर कहता है कि जो थॉट उसके अंदर अराइज करते हैं, एक सेकेंड रुकिए, पोयम मैं ओपन कर दूं। ब्रेक 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 on the cold grey stones O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। पोएट सोचता है काश मैं भी अपनी जुबान से उन शब्दों को बोल पाता जो हमारा दिमाग, जो हमारा दिल सोचता है। And I would that my tongue could utter, काश मेरी टंग बोल पाती, एक्सप्रेस कर पाती the thoughts that arise in me, उन विचारों को जो मेरे अंदर आज है चल रहे हैं, जो मेरे अंदर आ रहे हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, हमसे तो अच्छा वो फिशरमैन का लड़का है, वो मछुआरे का बेटा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, जो कि अपनी बहन के साथ खेल रहा है और अपनी बहन के साथ चिल्ला भी रहा है, झगड़ा भी कर रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड that he sings in his boat on the way, और वो अपनी बोट चला रहा है और सेलर का बच्चा जो है उसी बे में बैठा हुआ, खाड़ी में जो है उसकी बोट है और उसी में चिल्ला रहा है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और जो राजशाही की शिप है वो चलती जा रही है। टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड and the sound of voice that is still, लेकिन जो टच मैंने अपने फ्रेंड को किया था, उस टच को याद करते हुए कहता है वो तो बिल्कुल स्टिल है, वो तो अब कहीं आ नहीं सकता है। ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड, वेनिस्ड माने जो गायब हो चुका है, उन हाथों की बात कर रहा है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, वॉइस है जो साउंड है वो पूरी तरीके से स्टिल हो चुका है, रुक चुका है, मतलब वो मर चुका है, इसलिए उसकी आवाज जो है अब बंद हो चुकी है। ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, और फिर उसी समुद्र का आह्वान करते हुए बोलता है बट दैट टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। समुद्र तुम बहते रहो और तुम पत्थर से टकराते रहो, आते रहो जाते रहो, तुम्हारे ब्रेक होने की आवाज सुनाई देती रहे, लेकिन मेरे जो फ्रेंड की डेथ हो गई है ना, वो कभी अब वापस नहीं आ सकता मेरा फ्रेंड। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड, जो ग्रेस था अपने फ्रेंड को डे से तुलना कर रहा है। डे हियर इज यूज्ड एज मेटाफर फॉर पोएट्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम।
कह रहा है जो डे अब बीत गया है विल नेवर कम बैक टू मी, वो अब मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। माई फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न टू मी, मेरा फ्रेंड मेरे पास वापस नहीं लौटेगा। इसलिए ओ ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, समुद्र तुम अपनी लहरें लाते रहो और टकराते रहो आप समुद्र से, आप पहाड़ियों से, और वो टूटती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे ही टूट चुका हूँ, मेरे फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और अब कभी जगेगा नहीं, वो कभी अब टच अपना फील नहीं कराएगा, लेकिन उसकी मेमोरी जो दैट इज इन माय माइंड वो कभी भी जो है उड़ेगी नहीं, वो कभी भी जाएगी नहीं, वेपराइज नहीं होगी, वो हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। क्लियर? तो ये बहुत छोटी सी पोएम है, 4 लाइन के इसमें सिर्फ 4 स्टेंजास हैं, राइट? 4 लाइन्स के 4 स्टेंजास हैं। इसका मतलब जो है पोएम क्या है? पोएम एक सोनेट नहीं है, 14 लाइन की होती है, शॉर्ट पोएम है, एक लिरिकल शॉर्ट पोएम है, एक एलिजियाइक शॉर्ट पोएम है जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्लियर? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगली पोएम की तरफ चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं अगली पोएम की तरफ। यदि आपका कोई कमेंट्स नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि आप भी हमारी तरह पोएम समझ लिए हैं, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आते हैं दूसरे पोएम पर, और दूसरी पोएम है जिसका नाम है यूलिसिस। यूलिसिस के बारे में आप सबको शायद पता हो। यूलिसिस को ही पहले मिथ की बात कर लेते हैं, फिर पोएम। यूलिसिस को ग्रीक में ओडिसस कहा जाता था। ओडिसस जो है ये ग्रीक है, और इसी को रोमन में यूलिसिस कहा गया है, राइट? ये सेम नेम है, यूलिसिस और ओडिसस। जब हम होमर की एपिक इलियड की बात करते हैं या ओडिसी की बात करते हैं, तो ओडिसी का जो हीरो है वो ओडिसस है। इलियड और ओडिसी की जो सेटिंग है, इलियड की सेटिंग है ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर, और ट्रोजन वॉर में वन ऑफ द वॉरियर्स होता है ओडिसस, और ये ओडिसस ही होता है जो टेम्प्ट करके, जो समझौता करवाता है एगामेम्नन और एक्लीज के बीच में, राइट? एक फाइटर होता है, एक वॉरियर होता है, और वही जो है ओडिसस में वो हीरो हो जाता है। जब वॉर एंड होता है तो ओडिसस ग्रीक से अपने कैपिटल इथाका को लौटता है, राइट? यूलिसिस की कैपिटल कहाँ थी? इथाका। यहां पर वो लौटता है अपने कैपिटल सिटी में, और रास्ते में उसको करीब 10 साल लग जाते हैं, और इस 10 साल की उसकी एडवेंचरस जर्नी पर जो एपिक लिखी थी जो है होमर ने, उस एपिक का नाम था ओडिसी, और ओडिसी को ही रोम में यूलिसिस कहा गया है, रोमन लैंग्वेज में। और जब एनीड लिखी गई, जब वर्जिल ने एनीड लिखा है, तो उस एनीड में भी यूलिसिस अपीयर करता है, दो बहुत प्रोमिनेंट रोल में नहीं है। ये यूलिसिस जो पोएम है
वो उसी ओडिसस पर ही बनाई गई है, उसी ओडिसस पर है ये। एक सेकेंड जी सर। हाँ जी। हाँ अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ। अच्छा यही क्लास आनी है कि दूसरी? आइए पोयम की बात करें अब। तो यूलिसिस जो पोयम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, ये पोयम उसी किंग ओडिसस पर बेस्ड है, उसी के रोमन ट्रोजन वॉर के बाद के समय पर बेस्ड है, जब वो अपने कैपिटल इथाका लौट करके आता है। और 1833 में 1833 में ही ये पोयम लिखी गई थी, 1833 में पोयम लिखी गई थी। और कब पब्लिश हुई है? 1842 में, मतलब उसी साल पब्लिश हुई जिस साल पोयम ब्रेक 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 पब्लिश हुई थी। एक वॉल्यूम ही आया था टेनिसन का, और उसी में पोयम्स पब्लिश हुई थी, उसी में यूलिसिस भी पब्लिश हुई थी। नेचर की हम बात करें तो यूलिसिस इज अ ब्लैंक वर्स पोयम। ऐसी पोयम है यूलिसिस। यूलिसिस एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है। और ब्लैंक वर्स क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। आयम्बिक पेंटामीटर की अनराइमिंग लाइंस को ब्लैंक वर्स कहा जाता है। क्या? आयम्बिक पेंटामीटर की ब्लैंक अनराइमिंग लाइंस। इसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और यूलिसिस जो है एक ब्लैंक वर्स की पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोयम है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा नंबर ये है कि पोएटिक जॉनर कौन सा है पोएट्री का यूलिसिस का? तो इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ही फेमस जॉनर्स में से एक था। और द बेस्ट प्रैक्टिशनर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के हैं विक्टोरियन टाइम में वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। लेकिन टेनिसन ने भी कुछ शानदार ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, जैसे कि ये तो यही है जिसका नाम है यूलिसिस, और एक है उनका टिथनस जो भी एक सुपर्ब ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम ही होती है, सिंगल स्पीकर उस पोयम को बोलता है, और कोई भी लिसनर वहां पर होता भी है अगर तो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बोलता नहीं है, इसलिए वो मोनोलॉग। ड्रामा में डायलॉग होता है, दो लोग बात करते हैं तब वो ड्रामा बन जाता है। और अगर एक ही व्यक्ति अपने मन की बात कर रहा है, उद्गार कर रहा है, तो अगर वो ड्रामा में है तब उसको सोलिलिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलिलिकी। बट इफ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्रामा, उसको फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है।
तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोयम स्पोकन बाय अ सिंगल स्पीकर टू द ऑडियंस, राइट। सिंगल स्पीकर होता है और ऑडियंस को अपनी बात बता रहा होता है, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और खास बात क्या होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो ये होती है कि इट हैज एन एब्रप्ट ओपनिंग। एब्रप्ट ओपनिंग का मतलब है कि ऑल ऑफ सडन ये पोयम शुरू हो जाती है बिना किसी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के, उसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, राइट। एन oft quoted poem, it is a popular example of the dramatic monologue facing old age। जो इसका हीरो है यूलिसिस, मिथिकल हीरो, डिस्क्राइब्स हिज डिसकंटेंट एंड रेस्टलेसनेस। वो अपनी असंतुष्टि और अपनी बेचैनी को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए कहता है, जब वो अपने कैपिटल इथाका को लौट करके आता है तब उसकी जो है अपनी बात वो बताता है कि वो तो बहुत परेशान है और बहुत रेस्टलेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी जो है he has been a fighter, he has been a traveler, और अब उसको एक जगह पर रुकने का नंबर आया है। और जो व्यक्ति पूरी जिंदगी ट्रैवल किया हो, टूर पर रहा हो, वो कैसे रुक सकता है एक जगह पर, और इसीलिए वो डिसकंटेंट है, इसीलिए वो परेशान है और अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करता है, राइट। फेसिंग ओल्ड एज, mythical hero Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels. Despite his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, ये दो कैरेक्टर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, एक उसकी वाइफ और एक उसका बेटा। तो जो उसकी वाइफ है यूलिसिस की, वो है पेनिलोप, और जो उसका सन है उसका नाम है टेलीमाकस, राइट। वाइफ उसकी है पेनिलोप और सन है टेलीमाकस। तो इस डिसकंटेंट में वो क्या करता है, क्या चाहता है वो, इनफैक्ट वो ये चाहता है कि वो अपनी पूरा जो राजपाट है वो अपने बेटे टेलीमाकस को सौंप दे, जिसको बताता है कि ये ही इज नॉट लेस वाइज देन मी, मेरे जैसा ही बुद्धिमान ये भी है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर जाना चाहता है ट्रेवल पर अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर एक एंटिसिपेशन भी है यूलिसिस को कि हिज डेथ इज आल्सो अप्रोचिंग, राइट, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओल्ड एज। ओल्ड एज की बात कर रहा है, डेथ की अप्रोच की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक लाइफ भी एंड ना हो जाए। और पोयम जब खत्म होती है तो एक बहुत शानदार मैसेज को दे करके जाती है, और वही मैसेज जो है अक्सर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किस पोयम की है, और वो लाइन है कि आदमी को पूरी जिंदगी क्या करते रहना चाहिए, और वो लाइन बताता है कि टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड and not to yield। ये आदमी के जिंदगी का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। टू स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई, टू अटेम्प्ट, प्रयास करते रहना हमेशा। टू सीक, कुछ सर्च करते रहना, कुछ खोजते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, बैठे नहीं रहना। स्ट्राइव करते रहना, अटेम्प्ट करते रहना, एंडेवर करते रहना। टू फाइंड समथिंग, कुछ पाते रहना, कुछ खोजते रहना। टू सीक और टू फाइंड, कुछ फाइंड करते रहना, पाते रहना। और सबसे जरूरी है एंड नॉट टू यील्ड, और कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी सरेंडर नहीं करना। इट शुड बी द मोटो ऑफ एवरीवन्स
लाइफ। यही सबकी जिंदगी का अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए। और अगर यही जिंदगी का उद्देश्य है तो ये परमानेंट मूव करता रहेगा, परमानेंट चलता रहेगा। जिंदगी विल नेवर कम टू अ हाल्ट। लाइफ कभी भी हाल्ट पर नहीं आएगी, लाइफ कभी भी क्लोज नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? तो ये बात वो कह रहा है अपनी इस पूरी पोएम में कि लाइफ डजंट मीन टू टेक रेस्ट, लाइफ मीन्स टू कंटिन्यू, लाइफ मीन्स टू कैरी ऑन, राइट? देयर शुड बी नो फुल स्टॉप इन लाइफ इवन एट द ओल्ड एज। बुढ़ापे में भी जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और यही उसके डिस्कंटेंट का रीजन है, वही उसके रेस्टलेसनेस का रीजन है कि वो बेचैन क्यों है, एंजाइटी उसको क्यों है, एंग्जाइटी क्यों है, बिकॉज हिज लाइफ हैज कम टू अ हाल्ट। उसकी लाइफ हाल्ट पर आ गई है, उसकी लाइफ रुक गई है। इसलिए दो ही हैज रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ, राइट? अपनी वाइफ से वो रीयूनाइट किया है बहुत दिनों के बाद, लेकिन फिर भी जो है रुकेगा नहीं उसके पास। बोलता है कि पोयम की लाइन ही बहुत निगेटिवली शुरू होती है, इट लिटिल प्रॉफिट्स मी, देयर इज नो प्रॉफिट एट ऑल। कोई फायदा नहीं है। कहां पर? कि इट प्रॉफिट्स दैट सॉरी इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट अ किंग, और वो भी कैसा किंग? एन आइडल किंग। आइडल माने लेजी, राइट? आइडल किंग की बात करता है। इट प्रॉफिट्स अ लिटिल दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ। स्टिल की बात करता है। स्टिल का मतलब तो जिंदगी रुक गई है, हर्थ का मतलब होता अंगीठी। एक रखी हुई अंगीठी के पास बैठ करके, और कहा अमंग दीज बैरन क्रैक्स, और वो भी ऐसी बंजर दुनिया में जहां पर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, राइट? और किसके साथ रहे? अपनी वाइफ को बताता है, मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, एक बुजुर्ग महिला के साथ रह करके। आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस। जो वहां के लोग हैं उसको बोलता है कि सेवेज रेस है, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं करते, वो टूर नहीं करते, वो एक जगह पर रहते हैं। They never seek, they never find it, and they are yielded to life, the problems of life, and that's why they are described as savage race. And poet जो है जिसको नरेट कर रहा है यूलिसिस को, यूलिसिस doesn't want to halt, he doesn't want to stop there, right? Unequal laws unto a savage race, और वो savage race कहता किसको है? That hoard and sleep and feed and no not। क्या करते हैं लोग? होर्ड करने का काम करते हैं। दे कलेक्ट, एंड व्हाट डू दे कलेक्ट? दे कलेक्ट फूड, दे कलेक्ट वेल्थ, दे कलेक्ट मनी। और क्या करते हैं? दे होर्ड एंड स्लीप, सोते काम तो ये है, एंड फीड, अपना पेट भरते हैं। एंड नो नॉट मी, और मुझे नहीं जानते। और अगर मुझे कोई जानता ही नहीं है तो मैं ऐसी सेवेज रेस में क्यों रहूं? मैं उनका किंग क्यों बना रहूं? और आइडल किंग बनूं, सुस्त भी रहूं, मुझे कुछ करूं भी नहीं, राइट? मींस द पोएट डिस्क्राइब्स द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री एज सेवेज एंड ग्रीडी। दे होर्ड, दे फीड देमसेल्व्स, एंड दे ओनली डू स्लीप, सिर्फ सोते हैं, फीड करते हैं, एंड डू नथिंग फ्रूटफुल, कुछ भी सिग्निफिकेंट अपनी जिंदगी में करते नहीं है। और मैं ऐसा हूं कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं तो कभी रुक नहीं सकता। एंड आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी को उसके अंतिम मोमेंट तक जीना चाहता हूं, उसके अंतिम क्षण तक एंजॉय करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक द लाइफ टू द लीज ऑल टाइम्स I have enjoyed greatly, मैंने पूरी जिंदगी enjoy किया है। Have suffered greatly, बहुत कष्ट भी उठाए हैं। Both with those that loved me and उनके साथ जिन्होंने मुझे लव किया है, उनके साथ भी मैं रहा हूँ, दुख भी उठाया हूँ, सुख भी उठाया हूँ, और अकेले भी। On shore, समुद्र के तटों पर भी। And
when through scudding drifts the rainy heights vexed the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. बहुत दुनिया देखी है, बहुत किंगडम्स देखी है, बहुत राजाओं के दरबार देखे हैं, बहुत समुद्रों के तट देखे हैं, बहुत जगह मुझे ऑनर मिला है, मुझे सम्मान भी मिला है। अपनी जर्नी को थ्रू आउट जो उसने किया है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एंड ऑनर्ड ऑफ देम ऑल एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माय पीर्स, अपने लोगों के साथ खड़े होकर के मैंने युद्ध को भी एंजॉय किया है। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, कहां पर? उसी ट्रॉय की बात कर रहा है। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट all I have met, yet all experience is an arc where through gleams that untroubled world whose margin fades forever and forever when I move। लेकिन अभी भी ऐसी जगह है जहां दूर मुझे एक लाइट टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है और मुझे अभी वहां पर जाना है। हाउ डल इट इज टू पास, रुक जाना कितना बेकार है। How dull it is to pause, to make an end, रुक जाना, खत्म कर देना, to rust unburnished, not to sign issues, और चीजों में जंग लग जाती है यदि उनका प्रयोग न किया जाए। As through breath were life, life piled on life were all too little, and of one to me little remains। मेरी जिंदगी तो बहुत थोड़ी सी बची है, but every hour it saved from that eternal silence something more and bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hold myself, लेकिन जितना भी कुछ बचा है उसको मैं एक एक क्षण जीना चाहता हूँ। and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond utmost bound of human thought। मैं काम क्या करता हूँ, मेरी जो दिमाग है उसकी लिमिट है नहीं, अभी भी बहुत सारी जगह मुझे ट्रेवल करना है, मेरे अंदर तो डिजायर अभी भी डेवलप हो रही है कुछ नया करने की। फिर अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, दिस इज माई ओन सन टेलीमाकस, ये मेरा ही अपना ही बेटा है, माई ओन टेलीमाकस, टू whom I leave the scepter and I'll well loved of me, discerning to fulfill this labor। इसके लिए मैं अपना राजपाट छोड़ रहा हूँ, मेरा बहुत प्यारा बेटा है ये। by slow prudence to make mild a rugged people, ये अपने बुद्धिमानी से धीरे धीरे rugged people को civilized people बनाएगा। and through soft degrees subdue them to the useful and the good, और धीरे धीरे उनको यूजफुल भी बना लेगा। most blameless is he centered in the sphere of common duties, descend not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods when I am gone। he works his work, I mine। सारी चीज इसको सौंप देता है, कहते रहता है मैं चलता हूँ, ये अपने पूर्वजों की पूजा करेगा, उनको निराश नहीं करेगा, उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और ये अपना काम करता है, मैं अपना काम करूंगा। और अपना काम क्या है? फिर दूर देखता है समुद्र के तट पर, देयर लाइज द पोर्ट, पोर्ट वहां पर है। द वेसल पफ्स हर सेल, जहाज जाने वाली है। देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज, माई मैरिनर्स, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and sunshine and opposed free hearts, freeholds, and yet you and I are old। हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो साथ के लोग हैं इंतजार कर रहे हैं हमारा कि हम उनके साथ चलें। यद्यप मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन बोलता है कि ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। बुढ़ापे का अपना सम्मान है, बुढ़ापे का अपना काम भी है, टॉयल भी है। डेथ क्लोजेस ऑल, मौत लेकिन सबको क्लोज कर देती है। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन मरने से पहले सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट टू बी डन,
कुछ ऐसे काम हैं जिनको भी किया जाना बाकी है। नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स। दूर से टिमटिमाहट की आ रही है लाइट की, सूर्य ढलने वाला है। The day long wanes, the slow moon climbs the deep moons round with many voices. चंद्रमा धीरे धीरे क्लाइम कर रहा है, चढ़ता जा रहा है, बुलाता है अपने फ्रेंड्स को, कम माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक न्यूअर वर्ल्ड। नई दुनिया खोजने का कभी भी समय खत्म नहीं होता है। पुश ऑफ and sitting well in older is might, the sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो पश्चिम की तरफ तारा निकला हुआ है ना, वहां तक हमको पहुंचना है। It may be that the gulfs will wash us down, हो सकता है कि जो गल्फ्स हैं वो हमको खत्म कर दे। It may be we shall touch the happy isles, ये भी हो सकता है कि हम स्वर्ग तक भी पहुंच जाए। And see the great Achilles whom we knew, और वहां पर उस अक्लीज से मिले जिसको हम जानते हैं। That though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven। यद्यप मैं बुढ़ा तो हो गया हूं, हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं रही कि हम पूरे दुनिया में आकाश और पाताल को एक कर दें, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। एंड दैट विच वी आर, जो है हम हैं, उसमें क्या सोचना है। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हमारा जो टेम्परामेंट है ना, वो हीरोइक हार्ट्स का है। और अगर टेम्परामेंट हीरोइक है, सोच में अगर हमारी बहादुरी है, तो हमें फिर नई चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हमको परेशान नहीं होना है, हमको अपनी यात्रा जारी रखनी है और हमको पहुंच भी जाना है, यहाँ तक हमको चलना है विदाउट एनी ब्रेक। ओल्ड एज का भी अपना एक बेनिफिट है, अपना एक प्रॉफिट है, और हम उस काम को पूरी तरीके से करेंगे। मिड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, टाइम हैज पास्ड, वी हैव ग्रोन ओल्ड बट आवर विल इज वेरी पावरफुल। हमारी ताकत जो है हमारी इच्छा शक्ति है, और ताकत क्या है, हमारी विल है क्या, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड और नॉट टू यील्ड। स्ट्राइव करना, सीक करना, फाइंड करना और सरेंडर ना करना, ये हमारी विल पावर है। एंड वी विल स्टिक टू आवर विल पावर, हम उसी के हिसाब से काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और कल हम एक नए पोएट के साथ फिर हाजिर होंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज जरूर टाइप करना। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू सर्टेनली। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।